माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। भारत में हर घर तिरंगा कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। अगस्त हमारी आज़ादी और एहतिसाब का महीना है। चंद रोज बाद हम अपनी खुद मुख्तारी की 76वीं सालगिरह मनाएंगे, मगर सवाल ये कि पिछले 75 वर्षों में हमने सबने मुल्क को क्या दिया। अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है। हमारे साथ आजाद होने वाला भारत हमसे आगे क्यों निकल गया? बांग्लादेश ने हमें क्यों पीछे छोड़ दिया? वो मुल्क जिन्हें हम कर्जा देते थे, आज हम उनके आगे झोली फैलाने पर आखिर क्यों मजबूर हैं? जम्मू कश्मीर, जहां हम कहते हैं कि मकबूजा इलाका है, मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिलते, उन्हें दबाया जाता है, वहां पे स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा लिए रैलीज निकाल रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान में तो लोगों की माओ बहनों की इज्जत और आबरू सरेआम उछाली गई है। आपने इंट्रो में इंडिया की मिसाल दी, तो जो नेहरू साहब के अंडर IITs बनी थी, उसी को बेस बना के उनकी एजुकेशनल रेवोल्यूशन को आप देखें, उनकी IT एक्सपोर्ट से अपने आप को कंपेयर करें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से कंपेयर करें। आज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बहुत आगे चले गए, मॉडर्नाइज हो गए। हम आज़ाद 14 अगस्त आने वाला है, मैं बल्कि एक प्रोग्राम करूंगा, प्रूव करूंगा कि आप किस तरीके से हम आज भी गुलाम हैं, हम आज़ाद नहीं। अभी मैंने पीछे सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था, सनी देओल आए हुए थे बाघा बॉर्डर पे, उन्होंने आके वहाँ पे नारेबाजी की है, हर चीज़ की है, परेड की है, और इतनी अवाम उसके साथ आई हुई थी, वहाँ के इवन के जगह नहीं थी, लोग खड़े हुए थे। और हमारे पाकिस्तान की तरफ वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि सीटें खाली थी, लोग ही नहीं मौजूद, लोगों को अब शौक ही नहीं रहा कि बाघा बॉर्डर जाएँ, परेड देखें, फौजियों को देखें परेड करते हुए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SP न्यूज़ 91 में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरी हो चुके हैं। जब कभी पाकिस्तान के हालात सही थे तो तब उसने भारत के लिए कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसीलिए पाकिस्तान ने अपना जो ट्रेड होता था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसे बंद कर दिया था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, क्योंकि किसी ने सही बात कही है कि 100 साल में एक दिन तो सच का आता ही है। तो जिस तरीके से उसने ईगो में, अभिमान में आकर के भारत के साथ ट्रेड बंद की थी, आज वही चीज़ उसको भारी पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले जब ट्रेड चलती थी तो सामान जो है डायरेक्ट पहुंच जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तानी जो सामान है जो वहां के लोग पसंद करते हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा हिंदुस्तानी माल अब भी बिक रहा है, ट्रेड बंद होने के बावजूद भी। लेकिन अब माल कैसे आता है? सऊदी और दुबई के रास्ते से घूम करके, जब जाके हिंदुस्तानी माल पाकिस्तान के अंदर पहुंच पाता है। तो दोस्तों, आज उसे इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है कि वो कर्जे में डूब चुका है और बहुत ही बुरे हालात पाकिस्तान के फ़िलहाल हैं। और ये सिर्फ कमी है उसकी खुद की, क्योंकि उसने उस टाइम पे, वो कहते हैं ना, आसमान का थूका मुंह पे गिरता है, और आज वही बात उसके साथ हुई। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसी स्टेट बनी जिसके हमसाया ममालिक से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे शुरू से लेके। 48 की वॉर देख लें आप, 65 को देख लें, 71 को देख लें, 50s के अंडर जो हमने कोल्ड वॉर में अमेरिका से कॉपरेशन की, उसमें फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक्स देख लीजिए कि उससे हम बायपोलैरिटी की में एक विंग हमने चूज़ कर लिया, उसके साथ चले गए, उससे फ़ायदा तो लिया लेकिन अपनी इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर पाए। तो पहले रोज़ से रिलाई किया फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर, फ़ॉरेन एड के ऊपर, और आज तक उसी की जानिब देखते हैं। अभी तक खुशखबरी ये होती है कि $1 अरब IMF से कर्ज़ मिल गया है। अभी तक खुशखबरी ये होती है कि कुछ पैसे जो हैं वो रोल ओवर हो गए हैं, जो कि कौमों के लिए खुशखबरियाँ नहीं होती, बुरी खबर होती है। उसकी वजह यह है कि आपको लोन रिटर्न भी करना होता है। मैं और आप अगर किसी से कर्ज़ ले लें तो हम कभी खुश नहीं होते वो कर्ज़ हासिल करके। इसी तरह रियासतें होती हैं, लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली एक वेलफेयर ड्रिवन इकॉनमी नहीं थी, ये एक फ़ॉरेन एड पे चलने वाली स्टेट की हमने जो है वो शक्ल इख्तियार की, और 70 साल इसी मॉडल पे चलाते रहे। उसको ह्यूमन कैपिटल हमने बाहर भेजा, लेकिन अब आकर हम उसको भी ट्रेन नहीं कर पाए। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक एजुकेटेड सिटीजनरी चाहिए होती है, आपको पढ़ी लिखी कौम चाहिए होती है। आपने इंट्रो में इंडिया की मिसाल दी, तो जो नेहरू साहब के अंडर IITs बनी थी, उसी को बेस बना के उनकी एजुकेशनल रेवोल्यूशन को आप देखें, उनकी IT एक्सपोर्ट से अपने आप को कंपेयर करें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से कंपेयर करें। आज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का GDP पाकिस्तान से ज़्यादा है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बहुत आगे चले गए, मॉडर्नाइज हो गए। तो हमारा मसला ये है कि यहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूलों से बाहर है, जो कि आधी पॉपुलेशन बनती है एनरोलमेंट की स्कूल गोइंग एजुकेशन बच्चों की। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी जो तालीम याफ्ता नस्ल हमने कौम तैयार करनी थी वो नहीं कर पाए।
तो पहली चीज़ तो एजुकेशन पे बजटिंग को बढ़ाना पड़ेगा। हमारा अब भी तकरीबन 1.7% GDP का एजुकेशन पे लगता है, जबकि UN ने भी कहा है कि कम से कम 4% होना चाहिए। तो हमारा आधे से भी कम है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे। आज ही वो रतन टाटा जी का जो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें बुजुर्गों को ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाएगा और फिर उसमें यंग लोगों को तरबियत दी जाएगी कि वो उनको जाके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे लेके जाएं, उनके साथ सोशलाइज करें और उनका नाम गुड फेलोज रखा जाएगा। मैंने उसको बल्कि मैं उस पूरे प्रोग्राम को जाके ऑनलाइन मैंने स्टडी किया और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड विद इट। मैं इंशाल्लाह ताला, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, कि मैं इसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखूंगा और आई विल डुप्लीकेट द सेम आइडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, क्योंकि इसमें यकीन करें हम हर एक ने बूढ़ा होना है और खास विन विन सिचुएशन है दोनों साइडों पे। बच्चों को तरबियत देना और उनको तनख्वाहें दें, इंसेंटिव दें उनको, गरीब बच्चों को, कि आके उनका ख्याल रखें। जब दूसरे बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखेंगे। और दूसरा आरज़ू, ये सबसे बड़ी बात है जो हमने पाकिस्तान में, या कि ज्यादातर हम लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। जब आप खैरात करते हैं, किसी को हंस के मिलते हैं, यू बेसिकली सर्व योरसेल्फ, यू गेट एनर्जी ऑफ इट। सबसे बड़ा किसी की हेल्प करना, किसी को फीड करना, सबसे बड़े बेनिफिशियल आप खुद होते हैं, क्योंकि आपका यू गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट एंड इट इज वेरी एडिक्टिव। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मेरा माय सन जब छोटा था तो मैं उसको बचपन में केले और सेब डाल के लिफाफे में ले जाता था पार्क में, तो जहां जहां सीनियर सिटीजन बुजुर्ग बैठे होते थे, मैं जाके बैग उनके हाथ में, उनको यू कैन पिक एनीथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ उसको ये सिखाता था कि हाउ टू गिव। मैं जब भी ग्रोसरी लेने जाता था अपने साथ उसको लेके जाता था, और जो भी बुजुर्ग देखता था कि वो अपनी ट्राली ग्रोसरी की लेके जा रहे हैं, मैं आई यूज्ड टू टेल माय सन गो हेल्प हिम टू पुट द ग्रोसरी इन हिज ट्रंक, इन हिज गाड़ी के अंदर। लोग कितने एक्साइटेड हैं 14 अगस्त को लेकर, कितना माल अब तक बेच दिया? अभी तक तो इतना माल नहीं बेचा। लोग कोई आते हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। पहले जब हर साल अच्छी 14 अगस्त मनाते थे हमारे लाहौर में, अब पता नहीं क्या हो गया, लोग आ ही नहीं रहे। हमने भी ये चीज़ नोट की है कि जब हम पहले देखते थे सड़कों पे 1 अगस्त से लोग अपनी कारों के ऊपर, बाइक्स के ऊपर झंडे लगाकर जाते थे, और अभी मैं अगर रोड की तरफ देखूं तो एक भी गाड़ी के ऊपर मुझे कोई झंडा नज़र नहीं आ रहा। जी हाँ, पहले हमारे झंडे काफ़ी बिकते थे, सेल होते थे। अभी कोई झंडा सेल नहीं हो। जो लाए हैं वो ये पर खड़े हैं। कितने का माल डलवाया दुकान में? 5.5 लाख का। माशाल्लाह, 5.5 लाख का माल डलवाया, तो अभी तक कोई मुनाफा हासिल हुआ? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। तो 14 अगस्त में तो 1 से 2 दिन बाकी रह गए, यही हालात रहे तो किस तरह मैनेज करेंगे? अल्लाह खैर करेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो आवाम पर डिपेंड है ना। क्या वजह है आवाम इस दफा इतनी मायूस, इतनी ठंडी क्यों नजर आ रही? कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है 14 अगस्त को लेकर? पता नहीं, आवाम आ ही नहीं रही। लोग कहते हैं इमरान खान के बारे में बोलते हैं, हमारा लीडर पकड़ा गया है, 14 अगस्त मनाने के लिए दिल ही नहीं करता। सही, मतलब आपको लगता है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की वजह से लोग जो हैं वो 14 अगस्त नहीं मना रहे? जी हाँ। आपको पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत, उन्होंने अभी 15 अगस्त से पहले ही हर घर तिरंगा के नाम से कैंपेन शुरू कर दिया, मतलब कि हर घर में इंडिया का झंडा होगा, और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों समेत जो हैं जम्मू कश्मीर में भी रैलियां निकाली जा रही हैं। जी हाँ, वहाँ पर मैंने खबरें सुनी हैं, हम सुनते हैं रोज़ाना नेट पर, लेकिन हमारे मुल्क में ये हाल नहीं है। बहुत काम मंदा है, 14 अगस्त की कोई अरूज नहीं है, लोग नहीं आ रहे हैं। ये हमारा झंडा सेल नहीं हो रहा, हम वैसे के वैसे बैठे हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा सेल होते थे। पिछले साल की निस्बत इस साल कारोबार कम है? बहुत ज़्यादा कम है। तो पिछले साल कितना माल डलवा देते और कितना फ़ायदा हो जाता था? पिछले साल में माल यही 5 लाख का लेता था, 7-8 लाख में ले जाता था। हमारे काफ़ी मज़दूर होते हैं, 5-6 आदमी होते हैं। जी हाँ, फिर हमें 25-25 हज़ार आ जाते हैं एक आदमी को। आपको पता है पिछले साल हमारे हमसाए मुल्क भारत ने अपने झंडे बेचकर, अपने तिरंगे बेचकर करोड़ों का बिजनेस किया है? जी हाँ, पता है मुझे, उन्होंने काफ़ी, लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो ये नहीं हो रहा ना इस दफ़ा। हमारी गवर्नमेंट भी तो कोई इस तरह की ना कैंपेन चलाती है, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी करती है जिससे अवाम मोटिवेट हो। यहाँ पे देखें कोई भी इवेंट सेलिब्रेट ही नहीं होता। नहीं हो रहा, इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पहले तो अच्छा लाहौर में बहुत 14 अगस्त मनाए